Good evening everyone. I hope you all are doing great in your life. In today's video I am going to discuss about the sub part of unit 2, that is vibrational spectroscopy. तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या करेंगे, अभी क्या है हमारा जो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिलेबस कवर हो चुका है। तो अभी रोटेशनल में जो जैसे जैसे हमने एनर्जी लेवल्स ड्राइव किए थे, जैसे जैसे हमने इंटेंसिटी ऑफ लाइंस फाइंड आउट किया था, उसी वे में सिमिलर वे में यहाँ पर भी चलेंगे, लेकिन यहाँ पर टर्मिनोलॉजी क्या होगी, डिफरेंट होगी। जैसे अभी वहाँ पे हम क्या बोलते थे कि अगर हम लेके चलते थे रेफरेंस के लिए रिजिड रोटर को, यानी कि हमारा बॉन्ड क्या था, रिजिड था, तो उस हिसाब से हम रिलेशन यूज़ कर रहे थे। अभी यहाँ पर हमारा वाइब्रेशन का मतलब होता है ऐसे मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन करना, रोटेशन का मतलब होता है ऐसे रोटेट करना अपनी एक्सिस के अलॉन्ग। तो अभी वाइब्रेशन में अलग टर्मिनोलॉजी होगी, उसके लिए हम अपना बेस किसे लेके चलेंगे, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को। तो यहाँ पर अब सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं। व्हेन द टू एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ स्टेबल कोवलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल HCl, दे मे सेड टू डू सो बिकॉज ऑफ सम इंटर इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। तो यहाँ पर हम अपने ऑन वन हैंड जब हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करते हैं, तो जैसे हमने बोला था वहाँ पर हमने ये बात तो बोल दी थी कि हमारे बॉन्ड्स जो क्या हैं, इलास्टिक नेचर के हैं। दैट मीन्स वो क्या कर सकते हैं, जब आप उसे रोटेट करते हो तो उन पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करती है। उसी तरह से ड्यूरिंग वाइब्रेशन जब वाइब्रेट करते हैं तो वो अपने एवरेज डिस्टेंस से दूर भी जाते हैं और एवरेज डिस्टेंस से कंप्रेस भी होते हैं। तो हम इसे क्या बोलते हैं, ऑन द वन हैंड देयर इज़ अ रिपल्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई ऑफ बोथ एटम्स बिटवीन देयर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो अभी यहाँ पर हमने क्या कंसीडर किया है, हमने दो एटम्स कंसीडर किए हैं। तो इन एटम्स के अंदर पॉजिटिव न्यूक्लियस है और ये आपके पास पॉजिटिव न्यूक्लियस, राइट। तो यहाँ पर जो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अट्रैक्शन किसका फील करेंगे, इस न्यूक्लियस का। सिमिलर वे में इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्शन किसका फील करेंगे, इस न्यूक्लियस का। तो हमारे पास जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो ये हैं, और रिपल्सिव फोर्सेस क्या है, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, ये नेगेटिव इस नेगेटिव को रिपेल कर रहा है। दैट मीन्स हमारे जो बॉन्ड है वो रिजिड नहीं है, इलास्टिक नेचर का है। इस वजह से जब हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस राइज करती हैं, जब हम एक्सेस से ज़्यादा उसे दूर ले जाने की कोशिश करते हैं मॉलिक्यूल को, तब भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। जब हम उसको फोर्सफुली कंप्रेस करते हैं या एक दूसरे के क्लोज लेके आते हैं, तब हमारा रिपल्शन फैक्टर इंट्रोडक्शन में आता है। उसकी वजह से भी हमारा जो एनर्जी क्या लेवल क्या करता है, राइज करता है। तो एक आप एवरेज डिस्टेंस से दूर जाओगे, जैसे हम स्प्रिंग का करते हैं। स्प्रिंग में क्या होता है, आपका स्प्रिंग सपोज ये नॉर्मल लेंथ का ऐसे है, आपने उसे स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करके आप उसे दूर लेके गए, तो अभी कौन सी रिस्टोरिंग फोर्स काम कर रही है, उसे हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स। तो हम क्या कर रहे हैं, उस अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट उस स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से हम अपने मॉलिक्यूल को भी एक अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपने ओरिजिनल पोजीशन को अटेन करने की कोशिश करेगा। अगर वो ओरिजिनल को अटेन करने की कोशिश करेगा तो उसका एनर्जी राइज होगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपने स्प्रिंग जैसे स्ट्रेच किया, आपने एकदम से उसे लीव कर दिया। जब आपने उसे लीव किया तो वो क्या करेगा, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो एक्सेस अमाउंट में होगी, कि वो जब आपका इक्विलिब्रियम सपोज करो स्प्रिंग का ओरिजिनल लेंथ ये है, तो वो उस ओरिजिनल लेंथ से भी थोड़ा सा आगे की तरफ कंप्रेस हो जाएगा। तो तब अगेन आपकी जो रिस्टोरिंग फोर्स रोल में आएगी, तो तब भी आपके पास एनर्जी क्या होगा, आपके एटम्स का इंक्रीज़ करेगा। तो कुछ सिंपल सा हम इसे क्या किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, अपने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के साथ। क्लियर, यहाँ पर भी यही वर्ड लिखा हुआ है, स्क्वीजिंग द एटम मोर क्लोजली टुगेदर विल कॉज द रिपल्सिव फोर्स टू राइज रैपिडली वाइल पुलिंग देम अपार्ट इज रेजिस्टेड बाय द अट्रैक्टिव फोर्स। तो दोनों ही केसेस में हमारी जो एनर्जी क्या होगी, ओरिजिनल से या मीन पोजीशन से ज़्यादा ही होने वाली है। चाहे आप उसे अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट स्ट्रेच कर रहे हो, चाहे आप उसे रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो दोनों ही सूरतों में हमारी एनर्जी क्या करेगी, राइज करेगी मीन पोजीशन से। सो दैट्स वाई हमने अपना जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है उसे ReQ कंसिडर कर लिया है। और ये ग्राफ आपके लिए, ये ग्राफ हमारा नॉर्मल जो हमने आइडियल सिचुएशन इमेजिन की है, तो
तो जब भी आप एटम्स को अपने इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस से हम उसे एक लेवल पे हमने यहाँ पर स्ट्रेच किया, एनर्जी राइज कर रही है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस से। जब वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तब भी हमारी एनर्जी क्या कर रही है, राइज कर रही है। जब वो एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं तब भी हमारी एनर्जी क्या कर रही है, राइज कर रही है। जितना आप इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस से अपने एटम्स को दूर लेके जाओगे, चाहे आप उसे कंप्रेस की फॉर्म में कर रहे हो, चाहे आप उसे स्ट्रेच कर रहे हो, दोनों ही केसेस में आपकी एनर्जी क्या करेगी, विद द इंक्रीज इन डिस्टेंस आपकी एनर्जी क्या करती रहेगी, राइज करती रहेगी। यानी कि आपका मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता रहेगा। क्लियर? तो यही ग्राफ में रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एवरेज डिस्टेंस से उससे सिर्फ एक पॉइंट दूर लेके गए, और दोनों केसेस में, अट्रैक्शन और रिपल्शन के केसेस में, और फिर हम उसे एवरेज डिस्टेंस से 2 पॉइंट्स दूर लेके गए तो हमारा एनर्जी क्या कर गया, रेज कर गया। तो ये हमने कौन सा लॉ लगाया है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह मॉलिक्यूल को बिहेव करवाया है। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में हमारे पास जो फोर्स रहती है वो क्या रहती है, -kx। तो यहाँ पर x बेसिकली क्या होता है कि आपका जो ओरिजिनल लेंथ क्या है, जिसे हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं, उससे आपका मॉलिक्यूल कितनी दूर गया है एवरेज से, तो उसका डिफरेंस होता है। तो आपकी ये न्यू r आ गई सपोज, तो ये x बेसिकली क्या है, r माइनस आर ई क्यू। क्लियर? तो जब आप उसे कंप्रेस करोगे तो कंप्रेस में क्या, उसने एवरेज से छोटा होना है, तो यहाँ पर आर ई क्यू माइनस आर, दैट रिप्रेजेंट डिफरेंस x। तो यहाँ पर उसने x को इंट्रोड्यूस नहीं किया, सीधा डिफरेंसेस को इंट्रोड्यूस किया है, तो आप भी वैसे ही कर सकते हो। तो हमारे पास एनर्जी एक हाफ kx², जो एक पैराबोलिक इक्वेशन है। तो ये आपका जो ग्राफ है वो एक पैराबोलिक कर्व है। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में के लिए अगर हमने इंटर कर लिया कि हमारा जो वाइब्रेशन है वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को फॉलो कर रहा है, तो हमने जो जो एग्जम्पशंस ली हैं वो एज सच ही अप्लाई कर देंगे। यानी कि आपने कोई एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव नहीं करना, डायरेक्टली आपने उसे यूज़ करना है। तो यहाँ पर उसने ऐसे ही किया हुआ है। हमारा जो ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी है, आप उसे ओमेगा भी लिख सकते हो, आप उसे न्यू भी लिख सकते हो। कुछ बुक्स में आपको न्यू मिलेगा, कुछ में ओमेगा मिलेगा, तो आपको जैसे ठीक लगता है। 1/2 k/μ। के क्या है आपका, म्यू क्या है आपका रिड्यूस मास, के आपका क्या है फोर्स कांस्टेंट। उसके बाद आपने उसे ओमेगा बार यानी कि वेव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब आप उसे c से डिवाइड कर दोगे तो वो वेव नंबर हो जाएगा, या उसे फ्रिक्वेंसी टू वेव नंबर, आपने अगर यूनिट्स को शिफ्ट करना है तो बस आप c से डिवाइड कर दो अपनी इक्वेशन को। उसके बाद आपका जो एनर्जी है, यानी कि जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में श्रोडिंजर वेव इक्वेशन ने क्या बोला है कि आपके जो जैसे रोटेशनल लेवल आपके क्वांटाइज्ड हैं, मैंने आपको बताया था ना कि आपका जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आपका एक पर्टिकुलर लेवल में ही रिवॉल्व करता है, उसी तरह से हमने रोटेशनल लेवल्स में भी किया था, फॉर्मूला ड्राइव किया था कि एक पर्टिकुलर रोटेशनल लेवल्स हैं ना। तो जैसे J0 है, J1 है, J2 है, तो कभी भी J आपको 1/2 नहीं मिलेगा, तो ये क्वांटाइज नहीं है। तो जो लेवल आपको क्वांटाइज्ड मिले हैं उन्हीं में आपकी रोटेशंस पॉसिबल हो सकती हैं, रोटेशनल ट्रांजिशंस। तो सिमिलर वे में यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही केस होगा कि आपका जो मॉलिक्यूल है, जहाँ इलेक्ट्रॉन है, वो रेंडमली वाइब्रेट नहीं कर सकते, उनको एक फिक्स लेवल्स दिए जाएंगे, उन्हीं के बीच आपकी वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होंगे। तो उसके बाद आपके पास जो एनर्जी रहेगा दैट इज़ न्यू प्लस हाफ एच ओमेगा ऑसिलेशन। तो अभी यहाँ पर इन्होंने इसको न्यू लिया है, तो आपकी कई बुक्स में यहाँ पर एन होता है और ओमेगा की जगह न्यू होता है। तो आपने सिंबल्स ध्यान से यूज़ करने हैं। जो भी सिंबल आप यूज़ करोगे आप एग्जामिनर को बताओगे कि आपने इस कांस्टेंट को इसके लिए यूज़ किया, ठीक। उसके बाद आपके पास n की वैल्यू क्या होती हैं, 0, 1, 2 कुछ भी हो सकती है इंटीजर। बेसिक सी बात ये है कि यहाँ पर आपको टर्म पूछी जाती है ज़ीरो पॉइंट एनर्जी। ज़ीरो पॉइंट एनर्जी का मतलब ये है कि अगर हम अपना वाइब्रेशनल लेवल क्या कर दें ज़ीरो और टेम्परेचर बिल्कुल रिड्यूस कर दें, स्टिल वाइब्रेशंस विल अकर। आपके पास वाइब्रेशन क्या है, मॉलिक्यूल की होती रहेगी ज़ीरो लेवल पे भी। तो यहाँ पर आपने n का वैल्यू 0 भी फिल किया तब भी आपके पास हाफ एच ओमेगा ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी आएगी। तो यहाँ पर न्यू इज़ कॉल्ड वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, जिसे मैं n बोल रही हूँ, यहाँ पर इसे फिर न्यू बोलेंगे अगर यही यूज़ कर रहे हैं तो। वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर ई न्यू इज़ एच ई न्यू बाय एच सी।
तो यहाँ पर आप अगर ज़ीरो की बात कर रहे हो तो यहाँ पर सिंबल ज़ीरो आ जाएगा, अगर वन की बात कर रहे हो तो वन आ जाएगा। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अगर आप ज़ीरो पुट कर दोगे, दिस इम्प्लीकेशन दैट द डायटोमिक मॉलिक्यूल कैन नेवर हैव ज़ीरो वाइब्रेशन एनर्जी, द एटम्स कैन नेवर बी कम्प्लीटली एट रेस्ट रिलेटिव टू ईच अदर। इफ़ अगर आप टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस पे ले आते हो, स्टिल आपके मॉलिक्यूल्स के अंदर वाइब्रेशन होती रहेगी, दे नेवर कम इन टू रेस्ट। द क्वान्टिटी ऑफ दिस इज़ नोन एज ज़ीरो पॉइंट एनर्जी। तो आपके पास ज़ीरो पॉइंट एनर्जी की वैल्यू आ गई, जिसे हम क्लासिकल वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर भी जैसे हमने अभी ना, ये वाला टॉपिक आपको समझना इजी इसलिए है क्योंकि आप रोटेशनल कर चुके हो। तो जैसे जैसे क्वांटाइज लेवल वहाँ पे थे, उसी तरह से यहाँ पर हमने वहाँ रिजिड रोटर लिया था, यहाँ हमने बोल दिया कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है। फिर हम उसे डिनाई करेंगे, वहाँ हम नॉन रिजिड रोटर में चले गए थे, यहाँ हम बोल देंगे एन हार्मोनिक ऑसिलेटर है। तो इस तरह से थोड़ा से कंपैरिजन से चलोगे तो इजी रहेगा कॉन्सेप्ट को याद करना। नो डाउट फार्मूलाज अलग हैं, इसका एनर्जी वैल्यू अलग है, इसका फ्रिक्वेंसी वैल्यू अलग है, इसके जो एनर्जी लेवल्स क्वांटाइज लेवल हैं वो अलग हैं, तो वो फ़र्क तो है, लेकिन ओवरऑल जो हम मेथड फॉलो कर रहे हैं वो सेम सा कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। यहाँ पर भी आप सेम सिलेक्शन रूल अप्लाई करोगे, आप कहीं पे भी ट्रांजिशन नहीं कर सकते। न्यूज़ 0 से लेके आप 3 तक नहीं जा सकते एकदम से, 0 से 1 जाना पड़ेगा, 1 से 2, 2 से 3, दैट मीन्स यू हैव ओनली फॉलो द रूल। सिलेक्शन रूल कौन सा रहेगा? +-1 का। तो यहाँ पर नेक्स्ट आपके पास शो किए गए हैं ग्राफ जो आपके वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स हैं। तो आप उस यहाँ पर आप वही वैसे वैल्यू फिल करोगे जैसे हम वहाँ जे की कर रहे थे। आपने एनर्जी की टर्म्स में वैल्यूज़ फिल की, एनर्जी की टर्म्स में आपने वैल्यूज़ फिल करी तो क्या आएगा? देखो 0 फिल किया, हाफ, 1 फिल किया, 3/2, 5/2, 7/2। तो आपने बेसिकली जब दोनों को माइनस किया, बी की वैल्यू भी आप डिफरेंस फाइंड आउट करते थे इन दोनों ट्रांजिशन लेवल्स का। जैसे एक आपकी 1/2 आई, दूसरी 3/2 आई। तो अभी इस लाइन और इस लाइन का गैप क्या है? 1 का है। इस लाइन और इस लाइन का गैप क्या है? 1 का है। तो हमारे जो वाइब्रेशनल लेवल्स हैं दे आर इक्वली स्पेस्ड, राइट। जो हमारे रोटेशनल लेवल्स थे वो डिपेंड कर रहे थे हमारे जे पर, J+1 आई गेस ये फॉर्मूला था वहाँ पे। तो J+1 पे रोटेशनल लेवल्स पे फ़र्क पड़ रहा था, जैसे जैसे J का वैल्यू बढ़ रहा था स्पेसिंग इंक्रीज़ हो रही थी। तो यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो, रोटेशनल में आपका स्पेसिंग अनइक्वल होती है, यहाँ पर स्पेसिंग सेम होती है अगर वो हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो आप किसी भी नंबर तक पहुँच सकते हो। तो आपके पास ग्राफ क्या रहेगा, क्योंकि हमने ग्राफ पहले बोल दिया कि पैराबोलिक है, तो उसके अंदर ही आपके लेवल्स हो जाएंगे। तो उसके बाद आपको ट्रांजिशन के लिए आपने फाइंड आउट करना है, जैसे 1 से 2 तो उसका डिफरेंस क्या आएगा? ω0 ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी, J+1 जैसे लिया था, एक बार आप न्यू की वैल्यू फिल करना है, एक बार ν+1 की, आपने फिर डिफरेंस लिया तो ये आ गया। उसके बाद आप क्या करोगे? एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की टर्म दिमाग में क्यों आई? क्योंकि आपके पास जो बॉन्ड्स हैं वो आइडियल नेचर के नहीं हैं। दे आर द रियल बॉन्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑल्दो दे आर इलास्टिक आर नॉट सो होमोजीनियस टू ओबे हुक्स लॉ। इतने भी आपके जो बॉन्ड्स हैं इलास्टिक नहीं हैं कि वो हुक्स लॉ को आइडली ओबे करें। दैट्स मीन जब आप बॉन्ड को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करते हो बियॉन्ड दैट लिमिट, तो वो क्या करता है? मॉलिक्यूल से एटम में चेंज हो जाता है। जैसे आप क्या बोलते हो, हम जैसे रबड़ भी बोलते हैं कि रबड़ इज़ नॉट अ परफेक्टली इलास्टिक, क्योंकि एक सर्टेन इलास्टिक लिमिट के बाद जब आप रबड़ को स्ट्रेच करते हो तो वो परमानेंटली डिस्टॉर्ट हो जाती है, उसकी शेप ही ख़त्म हो जाती है। तो उसी तरह से यहाँ होगा, आप अपने एटम्स को स्ट्रेच करते रहोगे, क्योंकि हमने बोला है कि हुक्स लॉ, हमने क्या बोला है कि स्ट्रेच करेंगे एनर्जी राइज होगा। तो उसने ब्रेक होने की बात तो कहीं भी नहीं की। तो लेकिन जब आप अपने रियल बॉन्ड्स या रियल एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को स्ट्रेच करते हो बियॉन्ड देयर लिमिट, तो वो क्या करते हैं? वो डिसोसिएट कर जाते हैं, वो एटम्स में चेंज हो जाते हैं, ठीक। तो इस तरह से वो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक सर्टेन रीजन तक, यानी कि लो पॉइंट्स तक ही आपके हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन को फॉलो करते हैं। अदरवाइज़ वो किसकी इक्वेशन को फॉलो करते हैं? PM मोड्स डायग्राम। तो एग्ज़ाम में आपको PM मोड्स पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम के बारे में पूछा जाता है। दैट इज़ बेसिकली वो एग्जामिनर आपको एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में पूछ रहा है।
क्लियर। तो यहाँ पर ना जो भी जैसे आर्टिकल का नेम होता है, अगर साइंटिस्ट का नेम है तो एक बार उसे थोड़ा सा माइंड में रख लिया करो। कई बार एग्जामिनर आपको क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से नहीं बोलता, साइंटिस्ट के नेम से बोल देता है कि फोर्स फ्रैंकलिन प्रिंसिपल क्या है, राइट। तो इस तरह से थोड़ा सा जिन साइंटिस्ट के नेम फेमस हैं वो उन्हीं की जो डिस्कवरीज हैं उनके नाम से। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन डायरेक्टली आपके पास यहाँ पर E=dq 1 माइनस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। वहाँ पर जो हमारे पास श्रोडिंजर में हमने वहाँ पर भी अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई करने के लिए डेरिवेशन नहीं की थी, सिमिलर वे में आप यहाँ पे भी डेरिवेशन नहीं करोगे। लेकिन येस, मैं ग्राफ की डिस्क्रिप्शन आपको दे सकती हूँ कि PM मोड्स के अकॉर्डिंग ये ग्राफ आपको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले सिचुएशन क्या है, जो हमारा आइडियल डायग्राम है वो डॉटेड से शो किया गया है, जो बोलता था कि चाहे अट्रैक्ट करे चाहे कंप्रेस करे, दोनों ही सूरतों में एनर्जी राइज होगी। लेकिन ये थोड़ा सा रिवर्स है। ये क्या बोल रहा है कि जब आप इन्फाइनाइट डिस्टेंस से सपोज़ करो ये अभी उसके विसिनिटी में आए नहीं, इनकी अभी अट्रैक्शन स्टार्ट नहीं हुई, तो अभी हम क्या करें, इन्फिनिटी से इस एटम को क्लोज लेके आ रहे हैं इसके, तो बॉन्ड बनना यानी कि अट्रैक्शन शुरू हो गई। जब अट्रैक्शन का टॉप स्टार्ट होगी एटम्स के अंदर, तो हमारी एनर्जी क्या होती है, लोअर डाउन होती है। तो उन्होंने क्या बोला था, चाहे आप स्ट्रेच करो चाहे कंप्रेस, एनर्जी राइज करेगी। तो पहला फ्लॉ यहाँ पे आ गया। तो ये सही बता रहा है। एन हार्मोनिक के लिए आप क्या कर रहे हो, आप अपने एटम्स को क्लोज लेके आ रहे हो, एवरेज डिस्टेंस से क्लोज लेके आ रहे हो, जिस वजह से जब वो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस के पास आएंगे, यानी कि उनका जो एवरेज डिस्टेंस है EQ, तब तक उनमें क्या रहेगी, अट्रैक्शन के जितना ज़्यादा वो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस के क्लोज आएंगे उतना एनर्जी उनका क्या होता रहेगा, रिड्यूस होता रहेगा। क्लियर। एनर्जी ज़ीरो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अभी हमने किया है कि हाफ 0 पॉइंट एनर्जी तो रहेगी। तो यहाँ पर देखो ग्राफ ज़ीरो से शुरू नहीं हुआ, तो आप ज़ीरो नहीं बोलोगे, कभी भी वाइब्रेशन एनर्जी ज़ीरो नहीं हो सकती। तो यहाँ पर आपके पास इक्विलिब्रियम डिस्टेंस तक आ गए। उसके बाद क्या किया, अब हमने अपने मॉलिक्यूल को कंप्रेस करना शुरू कर दिया। जैसे उसका एवरेज डिस्टेंस ये है, मैंने उसे कंप्रेस करना शुरू कर दिया। तो अभी क्या है, वो हम उसे फोर्सफुली कंप्रेस कर रहे हैं, दैट मीन्स रिपल्सिव फोर्सेस एक्शन में आ गई। अगर रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन क्लोज आ रहे हैं इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से, तो उसका एनर्जी क्या करता रहेगा, रेज करता रहेगा। क्लियर। तो इसका मतलब हमारी डायग्राम में क्या गलती थी, उसने क्या बोला था कि सब कुछ इक्वल है पैराबोलिक फॉर्म में, चाहे आप स्ट्रेच कर दो चाहे आप अपने मॉलिक्यूल को कंप्रेस कर दो, कोई फ़र्क ही नहीं है एनर्जी लेवल्स में। लेकिन येस, यहाँ पर फ़र्क है। जैसे जैसे आप इक्विलिब्रियम डिस्टेंस के पास आते हो एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के अकॉर्डिंग, कि आपका मॉलिक्यूल इक्विलिब्रियम के पास आ रहा है, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीज़ कर रही हैं। एट द अगर ये अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीज़ कर रही हैं, एनर्जी क्या कर रही है, रिड्यूस कर रही है। एनर्जी रिड्यूस कर रही है तो एवरेज डिस्टेंस पे जाके आपको 0 पॉइंट एनर्जी मिल जाएगी। उसके बाद आप उसे फोर्सफुली कंप्रेस करना शुरू कर रहे हो। जितना ज़्यादा आप उसे कंप्रेस करोगे उतना ज़्यादा रिपल्सिव एनर्जी इंक्रीज़ होगी। तो ग्राफ वुड बी लाइक दिस। तो अभी आपके जो वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स हैं वो विद इन दिस ग्राफ फिट होंगे। तो यही उसने आपको यहाँ पे शो किया। आपकी जो एनर्जी की टर्म्स हैं वो ओरिजिनल है हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। फैक्टर कौन सा ऐड हो गया, न्यू प्लस हाफ स्क्वायर ओमेगा EXE, तो ये फैक्टर इंट्रोड्यूस हो गया एक। तो एक्चुअल में यही सही है। तो यहाँ पर आपके पास जो एनर्जी लेवल्स हैं वो ऐसे हैं। तो अभी यहाँ पर स्पेसिंग क्या रहेगी, इक्वल नहीं रहेगी। जैसे जैसे आपकी वैल्यू ये बढ़ती रहेगी, एन की वैल्यू, ये डिफरेंस और भी बढ़ता रहेगा, और जो आपकी स्पेसिंग है वो कम होती रहेगी। तो ये भी यहाँ पर रोटेशनल और उसमें डिफरेंस है। तो आप जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाओगे आपकी स्पेसिंग क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी, एनर्जी लेवल्स क्लोज आते रहेंगे। तो यहाँ पर आपके पास एनर्जी ओमेगा ऑसिलेशन की वैल्यू आपको डिफरेंस एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हमने फाइंड आउट कर लिया। और उसके बाद आपके पास एनर्जी लेवल्स के लिए फिर से उसने ज़ीरो के लिए दोबारा से इक्वेशन बनाई। उसके लिए सिलेक्शन रूल क्या रहेंगे, अगेन +-1। तो एज यहाँ पर आपके सिलेक्शन रूल फॉर द एन हार्मोनिक ऑसिलेटर वुड बी फाउंड टू +-2 +-3। तो इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट करोगे, फिर से इंटेंसिटी के लिए रोटेशनल में हमने क्या किया था, फॉर्मूला यहाँ पर EHC BC B की वैल्यू फिल करी थी, है ना, E/KT में
ई की वैल्यू हमने BJJ+1 फिल किया था। यहाँ पर आपने फॉर्मूला क्या यूज़ करना है, HC/KT। H की वैल्यू 6.63 है, C की वैल्यू 3 × 10⁸, यहाँ पर सेंटीमीटर में चेंज किया हुआ है, दैट्स वाई 10 ली हुई है। उसके बाद आप ले सकते हो K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 × 10⁻23, टेम्परेचर वुड बी 273, नॉर्मल रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो सिर्फ आपकी पहली वाइब्रेशन होने के चांसेस कितने हैं, जस्ट 0.8%। अगर आप चल रहे हो 0 से 1 पर जाना चाहते हो तो आपके जो एक वाइब्रेशन अक्कर करने के चांसेस कितने हैं, 0.8%। वहाँ पर हमारी प्रोबेबिलिटी क्या थी रोटेशन अक्कर करने की, 98 समथिंग थी, शायद 98% थी। यहाँ पर 0.8 ही है वाइब्रेशन अक्कर करने की। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले 0 से 1, क्योंकि सिलेक्शन रूल चेंज हो गया, लाइंस क्लोज आती रहेंगी, +-1, +-2, +-3 कुछ भी हो सकते हैं, तो वो ओवरटोन्स में चेंज हो जाएंगे। 0 से 1 में गए, आपने 0 फिल किया वैल्यू को, एक बार आपने 1 फिल किया उस रिलेशन में, तो आपके पास ये डिफरेंस आया। फिर आपने 0 फिल किया, फिर 2 फिल किया, तो आपके पास इंटेंसिटी स्मॉल होती रहेगी। देखो आपके पास ये कम हो रहा है ना, फैक्टर माइनस ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर ये 0 से 1 वाली ट्रांजिशन को हम फंडामेंटल वाइब्रेशन बोलेंगे। 0 से 2 गए तो फर्स्ट ओवरटोन, 0 से 3 गए तो सेकंड ओवरटोन। क्लियर? तो आपने इन वैल्यूज़ में जो आपने रिलेशन इसे वाले लिखे हैं, ये वाला ओरिजिनल रिलेशन है, तो आप यहाँ पर वैल्यू फिल करके 0 फिल किया, एक बार 1 फिल किया, फिर 0 फिल किया, फिर 2 फिल किया, दोनों का डिफरेंस लिया। ये डिफरेंस आप सॉल्व करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। क्लियर? तो ये बस हमारे पास नेक्स्ट आपके पास ये कुछ वैल्यूज़ है, उन्होंने कंपेयर करके आपको बोला है कि कोई पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसीज़ ली हुई हैं। तो ये आपकी क्या हो गई, फर्स्ट फंडामेंटल हो गई, फिर आपकी फ़र्स्ट ओवरटोन, फिर आपके सेकंड ओवरटोन, तो आप वो फिल कर सकते हो। आपको एग्ज़ाम के लिए ये वैल्यूज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप यहाँ तक डिराइव करोगे अपना रिलेशन, फर्स्ट ओवरटोन सेकंड ओवरटोन तक। क्लियर? दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।